छठे अध्याय में लेखक ने समर के मन में अपने व्यवहार के प्रति आत्मग्लानि के भाव को उजागर होते हुए दिखाया है, परंतु प्रभा के दम अहंकार से भरे तीखे व्यंग बाण सुनकर उसकी विचारधारा बदल गई। अमर प्रभा को लेकर आ गया था। उसने समर को बताया कि प्रभा के घर वाले उसके माता पिता तथा भाभी के दोस्त तो निकाल रहे थे, पर उसकी प्रशंसा ही कर रहे थे। उसकी पढ़ाई के विषय में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि समर जितना पढ़ेगा उन्हें खुशी ही होगी। वे चाहते थे कि प्रभा उसकी पढ़ाई में अड़चन न बने। उनके अनुसार पहली बार समर को स्वयं लेने आना चाहिए था। उत्तर में अमर ने कहा था कि गौना तो शादी के साथ ही हो गया था, वे पढ़ाई के कारण नहीं आ सके। अमर की बात सुनकर समर ने आत्ममंथन शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि सुहाग रात के दिन वह प्रभा से क्यों नहीं बोला। क्या इसलिए कि प्रभा समर को देखकर भी गठरी बनकर नहीं बैठ गई थी और यूं ही खड़ी रही थी, या समर की आकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं और वह उनमें नारी को बाधक मानता था, या उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था। उस प्रश्न का उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वह एक भावुक आवेश से भर गया था। उसे अपना उस दिन का व्यवहार गलत ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी लगा। आत्मग्लानि से उसका मन भर गया। अमर ने बताया था कि प्रभा के माता पिता ने कहा था कि वह कमज़ोर हो गई थी, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत हो तो दिखा देना। यहाँ बाबूजी ने कहा था कि प्रभा घर के काम में हाथ बटाएगी। पूरे काम का बोझ अब उस पर ही पड़ने वाला था। यद्यपि समर को घर चलते समय बड़ी झिझक लग रही थी, लेकिन उसे लगा कि उसकी उदासी छंट गई थी। उसमें उत्साह का संचार हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभा ने घर जाकर उसकी कोई बुराई नहीं की। घर में प्रवेश करते ही मुन्नी ने चिल्लाकर कहा कि भाभी आ गई हैं। खुले दरवाजे से सामने ही कमरे में उसका संदूक देखा। मन प्रसन्न था। उसके मन में कमरे के परिवर्तन को देखने की उत्सुकता जाग गई। संतोष हुआ कि अन्य स्थान न होने के कारण प्रभा उसी के कमरे में रहेगी। अंदर खूंटी पर वह चादर टंगी थी जिसे वह ओढ़कर आई थी। तौलिए के नीचे गोल गोल मोड़कर माया पत्रिका रखी हुई थी। समर ने उसके पेज को पलटकर देखा। उस पर मोती जैसे अक्षरों में प्रभा लिखा था। वह भी अपना नाम उसके बराबर में लिखना चाहता था, पर नहीं लिखा। सारा सामान चुपचाप रख दिया। अगर देख लिया तो क्या समझेगी। दिन ढल गया था। सांझ का समय था। समर परिवार के सदस्यों से आंखें चुराता हुआ सड़कों पर भटक रहा था। मंदिर के पुजारी का शरणार्थी के साथ दुर्व्यवहार देखकर मंदिर जाना छूट गया था। उसने देखा कि अपना सब कुछ खोकर भी शरणार्थी फिर से कठोर परिश्रम करके जीवन का आरंभ कर रहे थे। अनेक वस्तुओं के छोटे छोटे ठेले लगा रहे थे। बच्चे मूंगफली चने बेच रहे थे। स्त्रियां नलों पर कपड़े धो रही थीं। उसे ग्लानि हुई। उसे याद आया कि वह बहुत दिनों से संघ के बौद्धिकों में भी नहीं गया, पर वह यह सोचकर वहाँ भी नहीं गया कि इतने दिन न आने का क्या कारण बताएगा। पिछला विषाद और चिंता रफू चक्कर हो गई थी। उसे लगा कि प्रभा सचमुच गहरी और समझदार लड़की है। उसने अपने घर जाकर मेरी बुराई नहीं की। यही अंतर है एक पढ़ी लिखी और अनपढ़ लड़की में। यदि खाने में एक दिन जरा सा नमक ज़्यादा ही पड़ गया था तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया था। नई नई बहू आई थी, घबरा गई होगी। ऐसे सहृदयतापूर्ण विचार मन में उठ रहे थे। प्रभा के प्रति कोमल भावनाएं जाग रही थीं। आत्ममंथन कर अपनी कमजोरी को समर अच्छी तरह पहचानने लगा था। वह सोच रहा था कि वह शुरू से ही बहुत जल्दबाज रहा है। जरा सी बात देखकर उसके विषय में अपने विचार बना लेता है। इस घटना में भी उसका ही दोष था, प्रभा का नहीं। यह सब सोचकर वह उसका उपेक्षापूर्ण व्यवहार तथा पत्र न डालने की गुस्ताखी भूल गया था। घर पहुंचने पर भाभी ने हंसकर ससुराल से आई मिठाई खाने को कहा, परंतु समर ने व्यस्तता दिखाते हुए जल्दी से खाना परोसने का आग्रह किया। खाना खाने के बाद वह लालटेन लेकर पढ़ने बैठ गया। मैथ्यू आर्नल्ड की सोहराब और रुस्तम किताब पढ़ रहा था। पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। प्रभा की प्रतीक्षा कर रहा था।
घर का सारा काम पूरा करके तथा यहाँ वहाँ की सारी बातें बताकर सुनकर ही वह आएगी। माँ की उपेक्षा उनकी आवाज़ न आने से पता लग रही थी। जरूर प्रभा मुन्नी के पास होगी। कुछ देर में वह आई, आहिस्ता से संदूक खोला, कपड़े निकाले और बाहर चली गई। समर सुनकर सारी बात का अनुमान लगा रहा था। मन विभोर हो गया था। अपने भीतर व्याप्त होने वाले इस विचित्र उल्लास की उष्णता को वह समझ नहीं पाया, पर उसका प्रभाव उसके रोए रोए में समा गया था। सब कुछ भूलकर भविष्य के न जाने कितने सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन के सुनहरे चित्र झिलमिलाकर थिरकने लगे। दोनों के बीच का सारा हास्य विनोद बिजली की तरह थिरकती किलकारियाँ और बादल की तरह बरसता उल्लास समर स्पष्ट अपनी आंखों के सामने देखता रहा। वह आवाज़ लगाने ही वाला था कि प्रभा चली गई। सोचा शायद कपड़े बदलकर अभी आ रही होगी। भाभी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। वे प्रभा को समझा रही थी कि अपने कमरे में जाकर ही सो। वह नई बहू है, शुरू में ऐसा करने से ज़िंदगी कैसे चलेगी। उत्तर में प्रभा का काफ़ी तेज, तीखा, दृढ़ और उद्धत स्वर सुनाई दिया। ज़बरदस्ती वहीं कहाँ जाकर सो जाऊँ? मुझसे तो नहीं होता जिठानी जी कि कोई दुत्कारता रहे और पूँछ हिलाते रहो, ठोकर मारता रहे और तलुए चाटते रहो। उनके बोर्ड के इम्तिहान हैं, मैं क्यों तंग करूं? कुछ हो गया तो बाद में सब मेरा ही नाम लेंगे। हमारा यहाँ आना तो उन्हें जम दिखाई दिया और तुम कहती हो कि वहीं चली जा। समर को उसका प्रत्येक स्वर जहर बुझे तीर जैसा दंभ और अहंकार से भरा लग रहा था। वह आहत हो गया। उसे लगा वह बाल बाल बचा है। वह जबरदस्त भावुकता में बहकर उसे पुकारने वाला था। वह सोचने लगा, कैसा उज्जड लहजा है। इस कटार जैसी तीखी वाणी के सामने वह झुकने जा रहा था। पूरी जिंदगी रोता रहता। इस घमंड को भी वह देखेगा। जरा से रूप और पढ़ाई का इतना घमंड। सच, स्त्री जैसा स्त्री को समझ सकती है, पुरुष कहाँ समझ सकता है। मन हुआ जाकर उसकी लात घूंसों से ऐसी मरम्मत करे कि सारी सेखी झड़ जाए। समर थोड़ी देर पहले भविष्य के दाम्पत्य सुख की बात सोच रहा था, लेकिन अब प्रभा का दम भरा स्वर सुनकर उसने भविष्य में प्रभा के साथ किसी भी प्रकार का संबंध न बनाने का निश्चय किया। उसने सोचा, उन दोनों का समझौता नहीं हो सकता। लोहे का पाला इस्पात से ही पड़ा है, देखें कौन टूटता है। प्रभा आई, संदूक खोला, कुछ रखा निकाला। जमीन पर कुछ बिछाकर वह उसकी तरफ पीठ करके लेट गई। समर उपेक्षा से खंड काव्य पढ़ता रहा। वह मोम नहीं है जो जरा सी गर्मी से पिघल जाएगा। है कोई ऐसा उदाहरण कि सुहाग रात के दिन इतनी दृढ़ता और संयम किसी ने रखा हो। उसे देख देख कर समर क्रोध से घूमता रहा। घर वालों ने कहाँ फंसा दिया, वरना इन सब की नौबत ही नहीं आती। और रात गहरी होती चली गई। वह मन ही मन में अनेक प्रश्न करता और उनके उत्तर दांत पीस पीस कर देता। प्रभा जी, अभी समझी नहीं हो कि आपके भाग्य ने आपको किसके आगे लाकर खड़ा कर दिया है। जब समझ लोगी तो जानोगी कि आदमी कैसा है। धीरे धीरे रात व्यतीत होती रही। समर और प्रभा एक कमरे में होते हुए भी अलग अलग थे।